Good morning, students. Today we will start the last topic of this chapter, French Revolution, which is the revolution and everyday life. Okay, students. Students, after 1789, the revolutionary government passed so many laws which changed the life of the people of France, which affected the life of the people of France, and these laws totally based on the ideals of liberty and equality. Means the laws were based on freedom and equality of the people of फ्रांस. ये लोगों की लिबर्टी और इक्वालिटी को ध्यान में रख के बनाए गए थे. एंड वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट लॉ came into effect after the attack on Bastille was abolition of censorship. Very important question for exam point of view. What was the immediate effect of storming of Bastille? ठीक है, तो एवोल्यूशन ऑफ सेंसरशिप ये एक लॉ था जो पास हुआ. सेंसरशिप का मतलब क्या होता है? सेंसरशिप मीन्स द प्रोहिबिशन on the part of any book, newspaper, play, song that are politically unacceptable or a threat to the society. जो समाज के लिए खतरा हो, किसी बुक में ऐसा कुछ लिखा गया हो, न्यूज़पेपर में कुछ ऐसा लिखा गया हो, या किसी मूवी में ऐसा हो, उसे सेंसर बोर्ड जो है कट कर देता है. जो पॉलिटिकली अनएक्सेप्टेबल है, गवर्नमेंट के खिलाफ है और समाज के लिए खतरा है. स्टूडेंट्स, आजकल आप अभी लेटेस्ट आप सेंसर बोर्ड के बारे में आपने सुना होगा, जो मूवीज़ में से पार्ट काट देती है. ओके, सेंसर बोर्ड, दिस इज़ ऑल्सो नोन एज सेंसरशिप. तो हुआ क्या इन फ्रांस बिफोर द टाइम पीरियड ऑफ 1789 वॉज नोन एज द ओल्ड रेजीम. जो 1789 से पहले का टाइम था वो था ओल्ड रेजीम. एंड आफ्टर 1789 द टाइम पीरियड वाज नोन एज न्यू रेजीम. ओके, अब न्यू रेजीम में तो एवोल्यूशन ऑफ सेंसरशिप हो गया, बट ओल्ड रेजीम में सेंसरशिप थी. तो क्या करती थी ये सेंसरशिप? द न्यूज़पेपर्स, द आर्टिकल्स, द मटीरियल, द प्ले कुड बी पब्लिश्ड और परफॉर्म्ड only after they had been approved by the censors of the king. किंग के सेंसर न्यूज़पेपर, बुक, प्ले, सॉन्ग सब कुछ चेक करते थे कि कुछ भी गवर्नमेंट के खिलाफ ना लिखा गया हो. आफ्टर देन दे हैड बीन अप्रूव्ड, उसके बाद ही इसको अप्रूव किया जाता था और इम्प्लीमेंट किया जाता था. ओके, बट न्यू रेजीम में क्या हुआ? द एवोल्यूशन ऑफ सेंसरशिप आ गया, सेंसरशिप को ख़त्म कर दिया गया. एंड declaration of the rights of man and citizen, we have discussed in the previous video the evolution of slavery जब हमने पढ़ा था, and the directive rules in France हमने वो पढ़ा था. ठीक है, तब लोगों को राइट्स मिल गए. उनमें से एक राइट था फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ प्रेस. आप जानते हैं ये आपके फंडामेंटल राइट्स हैं. उस टाइम में भी ये राइट्स मिले. तो हुआ क्या? After the people got these right, newspaper, pamphlets, books and printed picture flooded the town of the France. अब फ्रांस में बिल्कुल खुलकर बुक्स, न्यूज़पेपर्स प्रिंट होने लगे. and the people described and discussed all the event that happened in France at that time. जो फ्रांस में हो रहा था वो सब लिखा जाने लगा. लोग क्रिटिसाइज करने लगे, अपने व्यूज़ देने लगे कि फ्रांस की सोसाइटी के बारे में. ठीक है, अब फ्रांस में देवर टू ग्रुप्स इन फ्रांस. ओके, वन was the educated group and another was the uneducated group. अब जो educated group था, they were totally inspired by the political philosophers. वो उनके व्यूज़ से बहुत इंस्पायर्ड थे, उनकी बुक्स पढ़ते थे जो लिबर्टी और जस्टिस पर बेस्ड थी. उनको भी उससे काफ़ी इंस्पिरेशन मिली. और जो अनएजुकेटेड ग्रुप था, वो उस टाइम के जो प्ले सॉन्ग्स होते थे, ठीक है, उनको देखकर उनको पता चलता था फ्रांस की सोसाइटी के बारे में, उनकी कंडीशन के बारे में. ओके, तो ये उसके बाद क्या हुआ कि ड्यू टू द पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, ठीक है, बाय द डायरेक्टिव रूल्स ऑन फ्रांस,
जब ये कन्वेंशन गवर्नमेंट आई और रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट जो फेल हो गई बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, द रिजल्ट वाज दैट नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में हमने पीछे डिस्कस किया था कि ही री इंट्रोड्यूस द स्लेवरी सिस्टम 10 ईयर लेटर। ठीक है, अब क्या हुआ कि नेपोलियन बोनापार्ट को मौका मिल गया एंड ही क्राउंड हिमसेल्फ एज द एम्परर ऑफ फ्रांस इन 1804। फ्रांस का किंग बन गया ये। अब इसने क्या स्टार्ट कर दिया, ही कॉन्कर्ड मैनी यूरोपियन कंट्रीज लाइक बेल्जियम, पोलैंड, फ्रांस, इन सब पर इसने इनको जीतना शुरू कर दिया। एंड ही क्रिएटेड किंगडम्स वेयर ही प्लेस्ड मेंबर ऑफ हिज फैमिली, किंगडम्स बनाने लगा और वहाँ पे अपने फैमिली मेंबर्स को ये किंग बनाने लगा। ओके, एंड द पीपल ऑफ यूरोप रिमेंबर्ड और कंसीडर्ड नेपोलियन बोनापार्ट एज द मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप। इन्होंने इसको यूरोप का मॉडर्नाइजर घोषित कर दिया कि ये यूरोप को मॉडर्नाइज कर देगा, बिल्कुल मॉडर्न वे पे चलाएगा। डेट इज़ वाई नेपोलियन बोनापार्ट पास्ड सो मैनी लॉज सच एज, सबसे पहले इसने लॉ पास किए। पहला लॉ है प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी। ओके, तो उसने नेपोलियन बोनापार्ट री इंट्रोड्यूस द एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी, री इंट्रोड्यूस द स्लेवरी सिस्टम। इसने दोबारा से स्लेवरी सिस्टम शुरू कर दिया था। क्यों? क्योंकि जो बिग बिजनेसमैन थे वो स्लेव ट्रेड से उनको बहुत फ़ायदा होता था, उनकी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी जो थी वो स्लेव ट्रेड पर बेस्ड थी। तो इसने उसको स्लेवरी सिस्टम को दोबारा शुरू करके इनडायरेक्टली नेपोलियन बोनापार्ट सपोर्टेड द बिग बिजनेसमैन एंड द बिग बिजनेसमैन सपोर्टेड नेपोलियन बोनापार्ट इन द केस ऑफ वेल्थ, पैसे के मामले में ये जो बिग बिजनेसमैन थे ये नेपोलियन बोनापार्ट को सपोर्ट करते थे। इन दिस वे नेपोलियन बोनापार्ट प्रोटेक्टेड द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ बिग बिजनेस हाउसेस। ठीक है, नेक्स्ट जो लॉ था नेपोलियन बोनापार्ट ने इंट्रोड्यूस किया वो था यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वे एंड मेजरमेंट। नाप तोल की जो चीज़ें थी वो इसने दोबारा इंट्रोड्यूस की। ठीक है, ताकि कोई भी शॉपकीपर किसी के साथ चिटिंग ना करे। ठीक है, कोई भी किसी भी तरह की चिटिंग ना हो ऑन द सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो ये चीज़ इसने इंट्रोड्यूस की। थर्ड है डेसिमल सिस्टम। पहले क्या होता था कि डेसिमल सिस्टम, जैसे हम कोई चीज़ परचेज करते हैं 48.5 पैसा, मॉल्स वगैरह में जाते हो तो उसका पूरा टोटल होता है। ठीक है, तो ये डेसिमल सिस्टम इसने इंट्रोड्यूस किया जिससे इसकी ट्रेजरी को काफ़ी फ़ायदा हुआ, इसके ख़जाने में काफ़ी फ़ायदा हुआ, डेसिमल को भी जोड़ा जाने लगा। ओके, बट इन द बैटल ऑफ वाटरलू विच हैपेंड इन 1815, इन दिस बैटल ऑफ वाटरलू, वाटरलू क्या है बेसिकली, वाटरलू जो है वो बेल्जियम में है, पार्ट ऑफ यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, वाटरलू में नेपोलियन बोनापार्ट वॉज डिफीटेड इन दिस बैटल ऑफ वाटरलू, यहाँ पे ये हार गया। बट आफ्टर नेपोलियन बोनापार्ट डिफीटेड, his idea had a deep imprints on the society। इसके जो आइडियाज़ थे, इसके जो लॉज थे वो सब एक गहरी छाप छोड़ गए फ्रेंच सोसाइटी पर। आप जानते हैं जो ये आइडिया था, आइडिया जो वाई द फ्रेंच रेवोल्यूशन इम्पॉर्टेंट इन वर्ल्ड हिस्ट्री, क्यों वर्ल्ड हिस्ट्री में इतनी फेमस है, क्यों आप लोग इतना पढ़ते हो इसको, 9th में इंट्रोड्यूस की गई फ्रेंच रेवोल्यूशन, क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन वॉज बेस्ड ऑन द आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स। आपने पढ़ा कि कैसे लोगों को लिबर्टी दी गई, डेमोक्रेटिक राइट्स दिए गए, जो आज मैक्सिमम कंट्रीज़ में फॉलो किया जा रहा है। जैसे आप लोग भी फंडामेंटल राइट्स फॉलो करते हो, आपको भी लिबर्टी का अधिकार है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, मतलब फंडामेंटल राइट्स है आपके पास, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ हैं। और यही फ्रेंच रेवोल्यूशन हमारे जो रिफॉर्मर्स थे, हमारे जो वॉरियर्स थे लाइक टीपू सुल्तान एंड राजा राम मोहन राय, रिस्पॉन्स टू द आइडिया ऑफ रेवोल्यूशनरी फ्रांस। दैट इज़ वाई दिस रेवोल्यूशनरी इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर द इन द वर्ल्ड हिस्ट्री। स्टूडेंट्स, अब एट लास्ट we will discuss the question answers related to the topic. First question है, what was the immediate effect of storming of Bastille? तो हमने पढ़ा evolution of censorship. Okay. Next है, how did Napoleon rise to power?
ये आपका इसका आंसर ये आ जाएगा, हाउ डिड नेपोलियन राइज टू पावर। उसके बाद है लास्ट, रोल ऑफ नेपोलियन एज अ मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप। तो आप उसमें मॉडर्नाइजर में ये पॉइंट आएंगे, प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट एंड डेसिमल system. Students, I hope you have understood the topic, the last topic. Now your chapter is completed. Okay, you will read this topic with the help of your NCERT book. Okay, thank you student, have a nice day.